तो यहाँ पर अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसकी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि ट्यूटोरियल्स जो उनसे हैं उनमें और जो लाइव सेशंस हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो ट्यूटोरियल्स जो जो भी बना रहा होता है ना वो बेसिकली फर्स्ट ट्राई के अंदर नहीं बना रहा होता है। वो एक ट्यूटोरियल बनाता है। लेट्स से उसने एक ट्यूटोरियल बनाया, उसको कोई चीज़ फेल हो गई, कुछ मसले आए, उसने फिर एक और ट्यूटोरियल बनाया, राइट। और इसी तरह उसने रिफाइन कर दिया उसको, फिर उसने उसको रिफाइन किया। अब उसने एक फाइनल वर्जन बनाया जो उसने प्लेस करके उसने जॉनसन एडवर्टाइज कर दिया और जो है ना उसने सेल किया या फ्री में भी दिया। तो बेसिकली आप लोग जो चीज़ देख रहे होंगे उस ट्यूटोरियल में वो होगी एक रिफाइंड चीज़, जो कि एक बेसिकली ये चीज़ है जो उसने एडिटर ने या जिसने वो बनाया ट्यूटोरियल वो वहाँ पर होगा। लेकिन जो ऑल ऑफ द लर्निंग दैट हैज़ हैपेंड, जो कि सारी चीज़ें आपने सीखनी होंगी या जो कि एक्चुअली में मैटर करती हैं इन रियल लाइफ, ऑल हैपन्स हेयर, जो कि आप नहीं देख सकते उसमें। लेकिन ऑल ऑफ द ट्यूटोरियल थिंग्स कि वो कैसे करना है क्या करना है, नॉट द थिंग कि आप उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं है या आप कुछ सीख नहीं रहे। बेसिकली यू लर्न अ लॉट, बट this field of programming, I think, is more relatable when you do mistakes, and every time you do mistakes or there are some errors, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी और उसको कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ यहाँ पर है। तो इसी वजह से जो है ये लाइव सेशंस जो उनसे मेरे ख्याल में ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बट आई एम happy if someone thinks otherwise. Maybe someone can share their thoughts कि हाँ इसमें सेशंस में अगर ये इंक्लूड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या इसको आप लोगों को ट्यूटोरियल्स ज़्यादा समझ आते हैं। और मेरे ख्याल में थोड़ी सी इस पे ऊपर बहस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट। आज का बेसिकली हमारा सेशन जो है वो है नेक्स्ट ईयर, सो उसके ऊपर आज हमने एक फंक्शनल सा ऐप बनाना है और उसके दरमियान में जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस या जो भी एरर्स बग्स जो भी चीज़ें आएंगी वो हम सॉल्व करेंगे। और एक बड़ी मज़े की चीज़ आज मैं आपको एआई से रिलेटेड थोड़ी सी बताऊंगा इसी के दरमियान में, जो आपके वर्क फ्लो को काफ़ी फास्ट कर देगी और इटसेल्फ मेरे ख्याल में आपको हेल्प करेगी कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट करने में, कोई ना कोई चीज़ बनाने में। आ, तो किसी का कोई कमेंट अभी तक के ट्यूटोरियल्स बेहतर हैं या लाइव सेशंस बेहतर हैं? एनीवन? अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज़ मैं माइक अनम्यूट कर सकता हूँ। एनीवन हु थिंक्स के ट्यूटोरियल्स बेहतर हैं या सेशंस, लाइव कोडिंग सेशंस बेहतर हैं? तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको लिए मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब ट्यूटोरियल्स बनाए जाते हैं तो वो जो है बेसिकली जो बना रहा होता है उसको जो प्रॉब्लम फेस आ रही होती हैं वो एक एक ट्यूटोरियल बनाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको रिफाइन करता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसके बाद आपके लिए एक ट्यूटोरियल नया प्रिपेयर करता है जो कि आप लोग देखते हैं। लेकिन वो तमाम चीज़ें आपके सामने नहीं होती जिस तरह उसने उस मसले को सॉल्व किया होता है या जो रियल लाइफ में इश्यूज आते हैं। बेसिकली तमाम लर्निंग जो है वो इस साइड पे है और जो ट्यूटोरियल्स आप देखते हैं वो यहाँ पर है, जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट है, लाइव सेशंस। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर लास्ट सेशन में हमने देखा था कि उसको प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं और कुछ हमने देखा था कि चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम थोड़ा सा शेयर्ड सीएन को भी देखेंगे, इसकी यूआई एलिमेंट्स से कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करके देखेंगे। बड़ा सिंपल सा ऐप होगा इटसेल्फ। आज इसमें हम ये भी देखेंगे कि एक सिंपल नेक्स्ट ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और न्यू ऑथेंटिकेशन विदाउट ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट एनी डेटाबेस नीड, थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, बड़ी आसान है।
मेरे ख्याल में बिल्कुल जो स्टार्ट में अगर किसी को HTML जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत भी समझ आती हो, दे कैन हैव their snacks and also look into this. This is gonna be a really simple one. ऑलराइट जी, अच्छा। तो अगर आप उन शेयर्ड सीएन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी सेटअप करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट जेएस पे करने वाले हैं, तो वो उसने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दी है इटसेल्फ। अगर आपके पास पहले नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप है तो आप ये चला दें, तभी काम करेगा। और अगर आपके पास नहीं है कोई प्रोजेक्ट सेटअप तो तभी ये काम करेगा। तो इटसेल्फ अभी मेरे पास कुछ नहीं चल रहा, तो अभी मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने। किसी भी टर्मिनल, जो भी आपकी चॉइस का टर्मिनल है, विंडोज़ लिनक्स या जो भी, इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ नोड जेएस है। नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी फिगर आउट हो जाएगी। और तो सबसे पहली कमांड जो हम रन करेंगे वो ये है npx shared cn latest है। तो ये बेसिकली कमांड यूज़ होती है shared cn का यू एलिमेंट्स वगैरह थीमिंग सेटअप करने के लिए, और जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स बनाए हैं इन्होंने, वो हमें दोबारा ना बनाने पड़े। बेसिकली बटन्स, इनपुट्स, चार्ट्स, थीमिंग्स, कैरोसेल्स, एवरीथिंग इज बीन स्टाइल्ड एंड डिजाइंड, ताकि आपको वो चीज़ें ना करनी पड़े। और एज अ डेवलपर, या जो कि आप एक फिनिश फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक चीज़ कैसे डिज़ाइन करनी पड़ेगी। दिस विल इन रियल लाइफ accelerate your project a long mile. तो अच्छा, हम कर दें टर्मिनल। तो मैंने ये कमांड रन करनी है जिसमें npx shared cn latest init। यहाँ पे अभी वो पूछ रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। शायद सीनो कह रहा है इंस्टॉल नहीं है, करना है, मुझे बिल्कुल करना है। अभी वो मुझे कह रहा है कि पैकेज डॉट जेसन तो है ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। मैं करूँ ज़रूर। और नाम, आज हमने एक्सपेंस कैलकुलेटर का थोड़ा सोचा है कि एक्सपेंस कैलकुलेटर टाइप की चीज़ बनाएंगे, लेकिन अगर किसी और के पास कोई आइडिया और है तो वो भी शेयर कर सकता है। एक्सपेंस, ठीक है जी। अब ये हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट भी सेटअप करेगा, और जो ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशन है शेयर्ड सीएन को काम करने के लिए, वो भी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देगा, तो हमें कोई चीज़ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम शेयर्ड सीएन की, अगर कोई इंटरेस्टेड है कि थीम्स वगैरह कैसे बिल्ड करते हैं या वो सारी चीज़ें, तो वो आज हम प्रॉब्ली नहीं देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखेंगे ताकि ओवरलोड ना हो। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमें पूछ रहा है कि शायद सी इनका बेसिकली थीम आपको कौन सा पसंद है। आई जस्ट गो विद द डिफॉल्ट एट द मोमेंट। ऑल्सो यहाँ पर बेस कलर वो पूछ रहा है कि कौन सा चाहिए। फिलहाल लेट्स गो विद स्लेट। और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि CSS वेरिएबल्स यूज़ करने हैं या नहीं। दिस इज समथिंग टू डू विद द ग्लोबल स्टाइलिंग, कि जब भी आप कोई नई चीज़ बनाएंगे तो वो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर यूज़ हो जाएंगे। वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही when nobody even told me. Here, sir. Can you see the screen now? We can see a screen. Alright. दिशान, ये शायद आपका मसला होगा। ट्राई रीजॉइनिंग। अच्छा जी। CSS वेरिएबल्स, तो ये फिलहाल यस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्लोबल स्टाइलिंग इज ऑलवेज अ गुड थिंग। और उसने ऑलरेडी टेलविंड जो है कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। टेलविंड, इफ़ यू डोंट नो, टेलविंड जो है वो एक CSS फ्रेमवर्क है, जो कि आपको जैसे आप CSS लिखते हैं, स्टाइल करते हैं कि डिस्प्ले समथिंग या बैकग्राउंड समथिंग, someone is making the shapes on the screen. Do we allow?
Mutahir, can you see if we have allowed to drawn on the screen? Yes, sir, I'm on it. Sure. और अच्छा जी, तो टेलविंड जो है बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसमें बेसिकली अगर आपने कोई काम सीएसएस से कर सकते हैं तो टेलविंड से भी कर सकते हैं। बस बट फ़र्क ये है कि इसको आप जैसे क्लास सीएसएस की बना के असाइन करते हैं या उसके ऊपर लिखते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप क्लासेस के अंदर ही यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको सीएसएस उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको टेक्स्ट का कलर कोई चेंज करना है, जैसे आपको कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट बढ़ाना है, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आमतौर पे मैं जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ये मेमोराइज नहीं करता, आई ऑल्सो एडवाइस के इस तरह की चीज़ें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। If you are using something like this, just I use this cheat sheet, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीट शीट्स अवेलेबल है, जहाँ पर सी एस एस इक्विवेलेंट जो है ना, आपको चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आप पैडिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है, P0 P1, इस तरह की आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इफ़ यू नो व्हाट यू नीड टू डू इन CSS, यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर इट इन हेयर। जैसे फ्लेक्स करना है तो उसके लिए सारी चीज़ें, फॉन्ट के लिए, टाइपोग्राफी में फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, उसकी क्या क्लास है, कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये बहुत सारी क्लासेस हैं इस तरह की जो सी शायद मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है मेमोराइज करने में। तो अगर आपको भी होती है तो जस्ट डोंट मेमोराइज ऑल ऑफ दिस, दिस कैन बी फाउंड जस्ट वन सर्च अवे। ऑलराइट, हम दोबारा अपने प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे, जहाँ पे हमने टर्मिनल में प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम एक्सपेंस कैल के नाम से, और मैं अभी इसकी डायरेक्टरी में जाता हूँ, तो सी डी एक्सपेंस कैल। अब मैं इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में हूँ। अब मैं यहाँ पर कोड डॉट करता हूँ, जिस स्पेस डॉट, जिससे वी स्टूडियो कोड खुल जाएगा उस फोल्डर में। और तो अभी मेरे ख्याल में हम ज़रा GUI वाली सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को ज़रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले तो जो है ना, एक टर्मिनल ओपन करते हैं, और npm run dev इज़ द कमांड, जिसे आप डेव सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम npm run dev करते हैं, तो हमारे पास होपफुली प्रोजेक्ट हमारा चल रहा होगा। तो वो लोकल होस्ट 3000 पे, और ये बिल्कुल हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट तो सेटअप हो गया, लेकिन अभी हमने इसे आगे बढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज विल जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मेरे ख्याल में कोई नहीं है, तो चलो। अच्छा, आज मैंने ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ शेयर करनी है। जो हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, काइंडली जूम बस। ओ, ओके, ऑलराइट, या दैट वी कैन डू। अच्छा जी, इज दैट समथिंग कंफर्टेबल? और अच्छा, अच्छा एक चीज़, शायद जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत सर्च करते हैं चीज़ों को, टूल्स को, मेरे ख्याल में उनको पता होगा। बेसिक अबाउट नेक्स्ट ईयर्स, दानियाल। ऑलराइट, नेक्स्ट ईयर्स के बारे में। नेक्स्ट.js जो है एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें जो कि रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। इसमें
आमतौर पे तमाम चीज़ें जो भी आप लिखते हैं वो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं और सर्वर के ऊपर रन होते हैं। और उसके अंदर आप क्लाइंट साइड कंपोनेंट भी बना सकते हैं जो कि रिएक्ट के अंदर बनते हैं। और जो भी आप कोड लिखते हैं वो बेसिकली रिएक्ट कोड ही है, बेसिकली JSX या TSX। तो आप जो है इसमें अगर कोड करना चाहें, कुछ भी काम करना चाहें, तो यू जस्ट हैव टू फेमिलियर विद TSX या JSX सिंटैक्स पे वो कैसे काम करता है। ऑल ऑफ दिस बाय द वे आई थिंक रिपीटेड सेवरल टाइम्स कि ये HTML नज़र आती है लेकिन ये HTML नहीं है। दिस इज JSX एलिमेंट्स जो कि बाद में कन्वर्ट किए जाते हैं, कंपाइल होते हैं सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर जब ऐप कंपाइल होती है। प्री रेक्विजिट्स नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने के लिए या प्री रेक्विजिट्स, निशान ने क्वेश्चन पूछा है कि प्री रेक्विजिट्स किस चीज़ के नेक्स्ट ईयर के लिए। प्री रेक्विजिट्स जो से हैं, अगर आपने ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत रिएक्ट पता है या HTML पता है, यू कैन स्टार्ट। और अगर आपको इन दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती तो आप फिर भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज, अगर आप रिएक्ट लर्न करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो लर्न इट थ्रू नेक्स्ट जेएस। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर चूंकि हम रिएक्ट फ्रंट साइड में यूज़ करेंगे तो वो भी आप हाँ उसके अंदर start कर सकते कोई बात। हैं। हाँ लेकिन मेरे ख्याल में अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट की, HTML की हो, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ Node.js इंस्टॉल करना ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। um, और कोई चीज़, कोई क्वेश्चन मैंने मिस किया हो? Yes, sir. Mr. Daniel is asking, how can I learn Next.js and have grip-on skills? जी जी। तो ऐसा है कि अगर, तो आपने जिस तरह बेसिकली बोला कि आपने टेलविंड वगैरह आपने की है और रिएक्ट भी की है, तो आपके लिए बेसिकली होम ग्राउंड है। This everything that you wrote in the Next.js will always be the React syntax। तो आपको ये होम ग्राउंड मिलेगा इसके अंदर। अगर आपने React के कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं, React के ऊपर थोड़ा एक पेज भी बनाया ना, ऑब्वियसली यू गोना लव इट बिकॉज इसकी स्पीड ज़्यादा है। नंबर दो, सर्वर साइड रेंडर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अंदर जो है नेक्स्ट जेएस की यूटिलिटीज़ जो उनसे इसके साथ के कंपोनेंट्स, लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं एज अपोज टू डायरेक्टली टू द रिएक्ट। ऑब्वियसली रिएक्ट ही है तो जो भी आप चीज़ रिएक्ट के साथ कंपेटेबल है वो नेक्स्ट जेएस के साथ भी कंपेटेबल है। या तो मेरे ख्याल में सिर्फ स्टार्ट करना मुश्किल है, मतलब हाथ उठाना और कुछ टाइप करना, प्रोजेक्ट सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लें तो मेरे ख्याल में यू गोना लाइक एवरीथिंग दैट यू सी अदरवाइज। ऑलराइट, तो मैं ये जो सा ना अभी मैंने एक चीज़ पहले एक्सप्लेन की थी, अभी मैंने कुछ कोड रिमूव कर दिया है यहाँ से। ये बेसिकली जो इसका राउटर है और एज अपोज टू रिएक्ट, रिएक्ट में आप राउटर यूज़ करते हैं सेपरेटली। लेकिन अम, लेकिन अगर हम नेक्स्ट जेएस की बात करें तो नेक्स्ट जेएस में अभी जो न्यूएस्ट वर्जन है उसके अंदर ऐप राउटर और पेजेस राउटर, दो तरह के राउटर्स हैं। अभी हम बात करेंगे ऐप्स राउटर की, और सबसे इजी है। ऐप राउटर के अंदर जो है ऐप डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर आप बनाएंगे दैट विल बिकम योर राउट। ठीक है। और डायनेमिक राउट्स भी किस तरह बनते हैं वो भी देख लेंगे इसमें, बाकी हर चीज़ ये और वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अभी लेट्स जस्ट चेंज समथिंग। चलिए, अभी हम अगर अपने प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा जाएं तो हमारे पास ये जो सा है रेंडर हो गया। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डिफ़ॉल्ट layout.tsx ये बेसिकली वो है जो कि मेन एंट्री है
इस राउट के अंदर या इस पेज के अंदर होम की। इसके अंदर आप देख रहे होंगे HTML और बॉडी टैग्स भी इसी के अंदर पड़े हैं। और इसमें जो चिल्ड्रन है वो बेसिकली एक बेसिकली लेआउट है ये। तो जो भी चीज़ हम पेज डॉट टीएसएस के अंदर लिखेंगे वो ऑलरेडी उसके अंदर रैप होगा, उसमें हमारा HTML और बॉडी ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी होगी। तो पेज डॉट टीएसएक्स या उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आगे आप इंक्लूड करेंगे विल ऑलवेज बी चिल्ड्रन ऑफ ले लो द ये ले। सो एक्सपेंस कैलकुलेटर विल बी SSR और CSR। अच्छा, तो एक्सपेंस कैलकुलेटर जो भी आज हम बनाएंगे ना उसके अंदर हम ये इसको 2 पार्ट करेंगे। फर्स्ट के अंदर मैं सिर्फ आपको सर्वर साइड रेंडर कुछ UI चीज़ें इस तरह की ऐड करके बताऊंगा कि किस तरह आप इसके अंदर इज इट डिफरेंट देन रिएक्ट या सेम एज रिएक्ट, और सर्वर साइड रेंडर ये इंसान यहाँ पर कहाँ पे काम आता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अभी शेयर करने वाला था बड़ी मज़े की, वो है ये V0। अक्सर लोग शायद इसके साथ फेमिलियर होंगे, अक्सर लोग नहीं होंगे। तो V0 क्या है? V0 जो है, इसे आप अपने प्रोजेक्ट की कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, यू जस्ट हैव टू टेल इट, और आपके पास जो है उसका आपको डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ वो बना के दे देगा। एज अपोज टू हमें कुछ चीज़ें जो हैं, चूँकि हमने शेयर्ड सीन इंस्टॉल किया तो कंपोनेंट्स हम सारे इसी के यूज़ करेंगे। यू हैव टू टेल इट V0 के हम नेक्स्ट ईयर के अंदर ऐप बना रहे हैं, और जो है ना हमने शेयर्ड सीन यूज़ किया हुआ है, और जो है हम इसके अंदर कोई ऐप बनाने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बस एक सैम्पल पेज बनाता हूँ साथ, और उसके बाद फिर हम अपनी चीज़ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैट जीपीटी है जस्ट टेलर टू डू सर्टेन थिंग्स के, जैसे कोड को UI बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना है इन नटशेल, इन व्यू। ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो अच्छा, अभी मैं कहता हूँ कि आई वांट टू मेक एक्सपेंस कैलकुलेटर, कैन यू मेक ब्यूटीफुल UI with next and add CN for home page with some uh, variants। अभी के लिए इतना प्रॉम्प्ट काफ़ी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये चैट जीपीटी से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है। तो इसने ना अभी साइड विंडो के अंदर कोड लिखना शुरू किया है, और ये इसका जो है हमें प्रीव्यू भी दिखाएगा कि इसने क्या बनाया है। इसको हम जो है फिर इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं हर चीज़। लो जी, इसने जो है ना हमारा आधे से ज़्यादा काम आसान कर दिया, और इसने हमें जो है ना UI जो उनसी है ना इसने सारी क्रिएट करके दे दी है तकरीबन जो हमें चाहिए। ठीक है। लेकिन जो है ना ये बड़ा फंकी सा लग रहा है। लेट्स इम्प्रूव दिस। कैन यू चेंज UI मॉडर्न and simple, also include some uh, list items in expenses। ये जो है अपने सॉल्यूशन को रिकंसिडर करेगा, उसी को इम्प्रूव करेगा। एज यू कैन सी कि उसने एक्सपेंस की लिस्ट भी कुछ इसके अंदर डाल दी हुई है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना दिस वाज टेलर टू रिएक्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हमें शायद नेक्स्ट ईयर्स के लिए कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन एज यू कैन सी के दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली यूज इन आवर ऐप। तो इसी के तरीके से, और ऑल दो ये सारी चीज़ें इसने डिज़ाइन करके दी हैं, लेकिन अगर मैं इसके कोड को देखूंगा तो इटसेल्फ इसने जो क्लासेस यूज़ की हैं वो टेलविंड की क्लासेस हैं, और इट्सल्फ जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं लाइक कार्ड या इनपुट एवरीथिंग,
that will resemble our UI that will be designed by us, और जो कि shared CN के components होंगे। तो अच्छा, अभी मैं इसको कुछ नहीं करता, लेकिन जो है ना, इसको मैं आई एम ईगर टू जस्ट यूज इट एंड ट्राई टू सी कि क्या होता है। ये हमारा पेज है अभी के लिए। मैं इसको सारे को ख़त्म करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी मेरे पास कुछ एरर्स हैं, तो इस वजह से हैं कि मेरे पास ये मैंने शेड सीन के कंपोनेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं किए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टाइप एरर्स हैं, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, वो हम इससे रिजॉल्व भी करवा सकते हैं, लेकिन लेट्स सी के जो है हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं अभी के लिए। ऑलराइट, अच्छा, मैं एक साइट टर्मिनल एक और खोल लेता हूँ। तो जो हमारे पास चीज़ें यहाँ पर हैं और हमने इंस्टॉल नहीं की, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, उसके लिए अगर हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर शेड सीएन में दोबारा जाएं और किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, अभी जैसे कि इनपुट देखते हैं, कोड में देखते हैं, और यहाँ पर उसने यूज़ करने का तरीका बताया, लेकिन उसने साथ इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताया। तो मैं इसको अभी कॉपी कर लूँगा npm वाला, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ हमारे पास इनपुट है जो कि वो इंस्टॉल हो जाएगी। आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे इनपुट चाहिए, कार्ड चाहिए, बटन चाहिए, लेबल चाहिए। अच्छा, ये एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपको थोड़ा सा इसमें इन्फोर्समेंट भी मिलती है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो कंपोनेंट्स या जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो एक अच्छे तरीके के साथ लिखी जाएं, और उनके कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो वेरिएंट्स वेस्ट या उनके कलर्स और हर चीज़ जो है वो कन्फिगरेबल भी हों, और मैं उसको चेंज भी कर सकूं अगर कल को करनी है, और एक सेपरेट फोल्डर के अंदर हो, तो इट सेल्फ शेयर्ड सीएन उसको जो है कंसीडर करता है। और वो जब भी ये बनाएगा कंपोनेंट्स, तो सेपरेट एक फोल्डर के अंदर बनाएगा, वो भी हम देखते हैं। तो इसने ये 4 फाइलें बनाई हैं, फाइल्स, और ये फाइल्स जो सी हैं कंपोनेंट यूआई के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम इनका कोड देखना चाहें तो कोड भी दे सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल सा उसने अगर आप कहना चाहें कि HTML कंपोनेंट rather देन के ये बेसिकली उसका GSX या TSX है, तो उसके ऊपर सिर्फ उसने क्लासेस ही अप्लाई की हुई हैं टेलविंड की। उसके अलावा उसने एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके ऊपर, जस्ट टू ऐड मोर थिंग्स ऑन इट। जब हम इसके अंदर वेरिएंट्स वगैरह या थीमिंग या बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इसने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं और एरर हमारे पास चले गए हैं। अब चंद एरर हमारे पास ये वाले हैं, जो कि अभी के लिए मैं इसको एनी करता हूँ। एनी में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो एट द टाइम कि यहाँ पर इसकी टाइप क्या होगी, क्योंकि ये मैंने फंक्शंस नहीं बनाए। और लॉट ऑफ दीज थिंग्स वो हमें बाद में कॉन्फ़िगर भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें रिमूव भी करनी पड़ेंगी। लेकिन वो हम देखते हैं कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स V0 से कोई चीज़ लिख पाते हैं और वो आपके लिए नहीं बनी हुई, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग इससे कि भी यार ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा बना के दो, आप उसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, उसने हमने एरर्स तो ख़त्म कर लिए, लेकिन अभी इसने जो है हमें एक और एरर दे दी है। वो ये कह रहा है कि यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। अच्छा, ऑल दो के भी ये सारी चीज़ें रिएक्ट की ही हैं, और उसने ऑलरेडी हमारे पास यूज स्टेट वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन ये नेक्स्ट जेएस है, और बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस जो है सर्वर साइड चलती है। तो उसने जो है ये बताने की कोशिश की है कि भी यू स्टेट आप यूज़ कर रहे हैं, ये सर्वर साइड के अंदर स्टेट मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं होती। सर्वर साइड में चूंकि ये सारी चीज़ें एक वेरिएबल ही हैं, और इसके अंदर स्टेट्स ग्लोबल स्टेट्स, क्योंकि बैकएंड पे वेब ब्राउज़र नहीं है कोई भी स्टेट मैनेज करने के लिए, तो वो इस तरीके से मैनेज होता है। अभी इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये एक्सपेंसेस की अरे है जो आगे हमने कहीं पे चेंज करनी होगी, जरूरत पड़ेगी। तो अभी अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसको दोबारा मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने इसको चेंज किया था, जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट। अगर मैं इस सारे को
ऑन टॉप ऑफ द फाइल अगर ये कह दूं कि यूज क्लाइंट, तो अब बाय डिफॉल्ट Next.js विल सी दिस कोड एज रिएक्ट कोड, जो कि क्लाइंट साइड पे चलेगा और यूजर के वेब ब्राउजर के अंदर चलेगा और सर्वर साइड पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो और ये होपफुली ये काम करना चाहिए, और एज यू कैन सी कि ये चल भी रहा है, इस तरह ये चल रहा है। बट एट द टाइम everything that we have wrote is just a React component, React side anything, client side components हैं जो कि वेब ब्राउज़र के ऊपर रेंडर कर रहे हैं। और जो है हम अगर इसके अंदर मेरे ख्याल में ये फंक्शनल भी होना चाहिए अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो, जो कि बिल्कुल है। तो उसने बेसिकली हमें एक फंक्शनल चीज़ बना के दे दी है सारी, इसके अंदर डिलीट भी कर सकते हैं यार, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। लेकिन हमने जो है इसे एक स्टेप अहेड लेके जाना है, जिसमें हम इसको एक फंक्शनल ऐप बनाएंगे। अभी के लिए अभी जो है ना हमने सिर्फ ये डिज़ाइन और एक फंक्शनल चीज़ बनाई है। अभी मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रेक दे रहा हूँ, और मैं साथ ही जो उनसे ना ऑथेंटिकेशन के अंदर लेके आ रहा हूँ आपको। ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। एक सेपरेट टूल भी है जो कि आप यूज़ करेंगे इसके अंदर। फिर हम जो है ना इसकी फंक्शनैलिटी और इसके सर्वर साइड अगर हमने हैंडल करना है वो कैसे होगा, इसके अंदर जो है अगर हमने क्लाइंट साइड कुछ चीज़ें हैंडल करनी है वो कैसे होंगी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि सर्वर साइड रेंडर या क्लाइंट साइड रेंडर है ही क्या। तो अभी के लिए मैंने आपके सामने जो चीज़ प्रेजेंट की है ये टोटली क्लाइंट साइड चीज़ है, जैसे आप रिएक्ट में करते हैं वैसे ही इसमें कर लिया हमने। लेकिन अगर हमने इसको सर्वर साइड लेके जाना है और सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। या आई एम ओपन टू आइडियाज, अगर आप पहले ये करना चाहते हैं और बाद में ऑथेंटिकेशन, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लुकिंग फॉर आंसर्स, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं। अगर डायरेक्टली राउफ जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे यहाँ पर हमने यूज स्टेट यूज़ किया है जो रिएक्ट का रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं, और जी ऊपर आपने लिखा क्लाइंट साइड ना, जी तो ये टोटली इसको क्लाइंट साइड में ही कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि है तो ये नेक्स्ट जेएस और टीएक्स मतलब यूज़ कर रहे हैं जी सर्वर ऐसे साइड, जी ऐसे ही है। अच्छा पूरे इस तरीके से इसको क्लाइंट साइड कर देता है। जी ऐसे ही है। मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके पेज सोर्स में देखूँ, इसको मैं रैप कर लेता हूँ इसी ऐप को। यू सी के जो हमारे पास कोई HTML और ये वाली सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी भी सर्वर साइड ही आ रही हैं। हमारे पास जो रिस्पांस बेक हुआ है सर्वर से, जो रिस्पांस आया है उसके अंदर HTML और बाकी सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। ऑल दो Next.js ने साथ जावास्क्रिप्ट भी शिप की है, जो कि इसके एक्शंस जो भी चीज़ें हम इसमें जावास्क्रिप्ट रिलेटेड हैं जो कि बिहेवियर चेंज कर रही हैं या स्टेट्स मैनेज हो रही हैं या यूज स्टेट जिस तरह रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए उसने जो है जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करके भेजी है कि डू रेंडर एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट लोड एज अ सर्वर साइड, कि HTML तो दे दो, लेकिन अगर कोई चीज़ लोड होनी है या अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती, जैसे कि अगर मैं इसको API से ले रहा होता तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें रेंडर ना होती। वो सिर्फ हमें कहाँ पर मिलती हैं, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और वर्चुअल डॉम देखूँ इसका, ये दिस इज़ बेसिकली अ वर्चुअल डॉम है। इसके अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें होती लेकिन इसमें ना होती। तो ऑल्दो अभी जो है हमारे पास इसने ये सारी चीज़ें जो हैं ये HTML जो सी है सर्वर साइड इंक्लूड करके भेज दी, जो चीज़ें हमारे पास नोन थी। चूंकि हमारे पास अगर मैं ये देखूं कि ये चीज़ें बिल्कुल स्टैटिक हैं जो हमने चीज़ें इंक्लूड की हैं इसमें, लेकिन अगर मैं ये रिस्पांस लेके आ रहा हूँगा किसी सर्वर साइड से API से, जो कि हम करेंगे यहाँ पर, हम करके ट्राई करेंगे इसको API वाले तरीके से, रिएक्ट वाले तरीके से भी करके देखेंगे। और Next.js क्या ऑफर करता है सर्वर साइड के अंदर कि हम उसको कैसे डाटा इंक्लूड करते हैं सर्वर साइड से ही और सर्वर साइड से रेंडर करते हैं, तो वो भी इसके अंदर तमाम चीज़ें हम देखेंगे। बहरहाल अभी इट्स अ गुड क्वेश्चन कि ये तमाम चीज़ें अभी जो सी HTML वाइज बाकी सारी चीज़ें हैं वो सर्वर से रेंडर हुई हैं, और जो हमारे पास एक्शंस या बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट है वो उसने साथ शिप की है। इफ़ आई लुक इनटू
here in the network, और अब मैं अगर ट्राई रीलोड करूं तो यू सी कि अगर पहला जो हमारे पास रिस्पॉन्स है सर्वर का, that includes all of the HTML and none of the CSS and none of the JS, right? I hope that it explains your comment. और उसने बाकी सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट अलहदा बंडल की है, CSS अलहदा बंडल की, बंडलिंग करके बेसिकली उसने अलहदा अलहदा उसकी रिक्वेस्ट भेजी है उसको लेने के लिए। ओके ओके सर, ये एज जिस तरह एपीआई वर्क करती है या फिर हम लॉग इन करते हैं, तो ये उसकी एक सेपरेट सेपरेट बिल्कुल। बंडल्स तो बना के उसको एग्जीक्यूट कर। यहाँ पर जो है ना वेब पैक यूज हो रहा है। वेब पैक एक बंडलर है। तो आमतौर पे जैसे अगर आप सिंपल HTML और जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बनाए ना, तो उसके अंदर आप फाइल्स अटैच करते हैं उसके साथ कि ये CSS की फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये उसकी फाइल है। तो वहां पर भी ये तमाम रिक्वेस्ट जा रही होती है। लेकिन ये वेब पैक ने हमें क्या करके दिया है, वेब पैक जो है उसने HTML इस सिंटेक्स से निकाली, ठीक है, और HTML हमारे पास आ गई, CSS सेपरेट की जो टेलविंड ने जनरेट की, फिर उसके बाद उसकी क्लासेस जो सी हैं कैसे अटैच हो रही हैं हर चीज़, और उसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट हमने साथ उसकी शिप करनी है उसके एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो तमाम चीज़ें जिनसे है उसने उसको रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई मुझे CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, ये दे दो। तो अगर मैं इसके सोर्सेज में भी जाऊँ ना, तो हमें यहाँ पर एक इंडेक्स की फाइल मिल रही है जिसके अंदर तमाम HTML पहले से मौजूद है। और ये बेसिकली HTML है, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स नहीं है, उसने HTML उसे नेक्स्ट.js ने कंपाइल किया। और हम्म, उसके बाद उसने जो है इसके अंदर स्टैटिक चंक्स बनाए हैं जो कि एक सेपरेट फाइल्स हैं जिसमें CSS और जावास्क्रिप्ट जो उनसी हैं उसके अंदर मौजूद है। तो ये जावास्क्रिप्ट जो उनसी है हमारे पास यूज़ हो रही है इसको बाकी सारी चीज़ें रेंडर करने के लिए या एक्शंस कंट्रोल करने के लिए, बटन क्लिक के लिए, हर चीज़। ओके। आ, वो बेसिकली सारी वेब पैक। सर्वर साइड हो रही हैं और जब भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्लाइंट साइड होगी। जी बिल्कुल है, ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा अक्सर जिस तरह रिएक्ट जेएस के अंदर अब अगर मैं API से कोई चीज़ लोड करूं या रिस्पॉन्स लोड करूं, वो हमारे पास इस फाइल, इस HTML इनिशियल HTML जो सी हमारे पास आई थी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन वो हमारे पास डॉम में जो कि एक बार ये है एलिमेंट्स की लिस्ट है सारी, जो भी रेंडर हो रहा है, वेब ब्राउजर जो रेंडर कर रहा है उसके अंदर आएगी। लेकिन सोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो सर्वर साइड से रिस्पांस आने के बाद में वो चीज़ लोड हुई है, जो कि बेसिकली रिएक्ट का तरीका है जिस तरह रिएक्ट उसको हैंडल करता है। लेकिन अगर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को किसी को उठा के देखेंगे तो वो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट जो है आपको रेंडर करके नहीं देगा। उसके अंदर सिर्फ आपके पास एक खाली HTML और जावास्क्रिप्ट का शेल होगा जिसमें बाकी HTML और हर चीज़ आपके बाद बाद में ऐड होगी, जो कि आप देख सकेंगे इस डॉम में। ओके। आई होप के क्वेश्चन क्लियर हो गया। और कोई? और कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज़, जब तक मैं थोड़ी सी चाय पीता हूँ। राइट, अच्छा चलते हैं आगे। अम, अम, अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। अगर कोई इंटरेस्टेड है कि हम इसी को आगे फंक्शनल बनाने में बनाने के में आगे फॉरवर्ड हों, आगे चलें, या हम जो है ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करें पहले, क्योंकि ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट बहुत इजी है। इट विल जस्ट टेक 5 to 7 minutes, नथिंग मोर। Sir, in our previous session, you mentioned कि authentication जो है it's just 2-3 lines of code जिसे हम Google और Facebook की तरह authenticate कर सकते हैं. बिल्कुल वही करेंगे हम। अगर आप So my vote is with that. पहले वो करते हैं. अच्छा जी, चलते हैं। अच्छा, अब ना हमें एक ज़रूरत और पड़ी है कि जो है ना हमें मल्टीपल पेजेस चाहिए, वो भी जो है ना हम V0 से क्रिएट करते हैं। हम हमारे पास कहाँ है वो V0 साहब? अच्छा, कहता हूँ ऑलराइट, नाउ आई वांट अ होम पेज
where home page with which will advert my expense calculator app. Alright, मेरे ख्याल में ये कुछ अभी यूआई बनाएगा जिसमें देखते हैं कि अभी ये क्या प्रेजेंट करता है। यू हैव 0 मैसेजेस रिमेनिंग टुडे। ओ अच्छा, ऑल्दो इसकी जो है ना थोड़ी सी एक लिमिट है। मैंने ये आज जो है यूज़ किया था पहले। अगर मेरे पास हिस्ट्री के अंदर ये पहले पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें इसने जो है ना एक इसी तरह के क्रिएट करके दिया था। तो आई जस्ट टेक इट फ्रॉम हेयर। ये बेसिकली इसी ने V0 ने क्रिएट करके दिया। आई हैवंट प्रॉम्प्ट एनीथिंग, जस्ट टू ऐड लाइक अ होम पेज जहाँ पर हमारे पास इस तरह की चीज़ें। ओबियसली फंक्शनल ऐप के अंदर आपके पास एक होम पेज वगैरह होगा जहाँ से यूज़र आपकी ऐप के अंदर लॉगिन करके अंदर जाएगा। और एक्सपेंस कैलकुलेटर इज समथिंग दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि हर किसी को अपना अपना देखना है, एक दूसरे का तो नहीं देखेंगे सारे। जी बिल्कुल बिलाल, हम जो है ऑथेंटिकेशन जो है नेक्स्ट ऑथ और ऑथ ज़ीरो से भी करके देखेंगे। जी बिल्कुल, हम ये भी करके देखेंगे, लेकिन अभी चूंकि बाकी तमाम चंद और लोग जो हैं वो चंद लोग नेक्स्ट ईयर्स के बिल्कुल बिगिनर्स हैं। तो अभी सर मैं इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं नेक्स्ट ईयर्स का, तो उनको स्टार्ट करने में बेसिकली थोड़ा बहुत हेल्प हो कि इट्स इजी टू स्टार्ट। और बाय द वे, अगर आप ऑथ ज़ीरो या टोकन से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आई थिंक आई विल गिव यू अ बेटर ऑल्टरनेटिव जो कि बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आई जस्ट कॉपी ओवर I'll just copy over this code for the home page. I'll just add it into our home page. By the way, ये जो हमारा अभी सारा कोड है ना, हम इसको रखना तो चाहते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे, is it, oh, the one that we are using. Hmm? Alright, अच्छा जी। अभी अगर नया राउट हमें चाहिए अपने ऐप के अंदर, तो हम ऐप वाले फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, और जो हमने राउट का नाम रखना है वही हम फोल्डर का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका एक्सपेंस कैलकुलेटर इसका नाम रख देते हैं। और जिस फोल्डर के अंदर जो है हमारे पास पेज डॉट टी एस एक्स होगा, पेज डॉट टी एस एक्स नेम होगा फाइल का, वो हमारा जो है मेन एंट्री फाइल होगी उस राउट की। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम इस वाले पेज को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो जो क्लाइंट साइड सारा हमारा एक्सपेंस कैलकुलेटर वाला काम है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और हम जो है इस ऐप के अंदर एक नई फाइल बना देते हैं पेज डॉट टी एस एक्स में, और यहाँ पर जो हमने कोड कॉपी किया वो यहाँ डाल देते हैं। अच्छा जी, अभी ये टाइप्स की वजह से कह रहा है, इसको जो है ना हम टाइप्स इंक्लूड कर देते हैं इसके अंदर, ताकि ये कंप्लेन ना करे। ऑलराइट, अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक हमने सिंपल पेज बनाया है, इसके अंदर कोई यूज स्टेट वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल सर्वर रेंडर्ड। तो यूआई बड़ी सिंपल होगी। ऑलराइट, अच्छा, तो अगर हम जाएं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हमारे पास एक होम पेज होना चाहिए, जो कि नहीं है, वो है। आई जस्ट नीड रीलोड। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना हमारे पास एक हेडर भी है। ये हेडर जो है आप सेपरेटली भी ले सकते हैं इसके अंदर एज अ लेआउट लेवल के। फॉर एग्जांपल, लेट्स डू इट, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये हेडर तमाम पेजेस में चाहिए, तो मैं पहले पिछला पेज तो दिखाना ही भूल गया। जस्ट गो ओवर टू एक्सपेंस कैलकुलेटर। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक्सपेंस कैलकुलेटर के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है, और नोटिस कि हमारे पास यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा।
और अगर आप तमाम राउट्स के अंदर आप अपना हेडर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेन लेआउट फाइल है ऐप के अंदर। इसको क्लैप्स करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ये लेआउट वाली फाइल है, इस चिल्ड्रन के ऊपर अगर आप कोई चीज़ आगे इंक्लूड करेंगे तो वो तमाम राउट्स के अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि HTML और बॉडी सबकी एक जैसी यहीं पर सेम होगी। तो अभी मैं इस हेडर को करता हूँ यहाँ से कट, ठीक है, और लेआउट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक मैं ऐप के अंदर ही एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ हेडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक जो है रेक्ट कंपोनेंट, जिस तरह आप रेक्ट कंपोनेंट बनाते हैं सेम ऐसे ही आपने इसके अंदर रिटर्न में जो चीज़ें इंक्लूड करनी हो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पे अभी ये इंपोर्ट एरर्स दे रहा है तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे नेक्स्ट लिंक से। और ये हमारे पास बटन है शेड सीएन का, जो कि यूआई कंपोनेंट बटन के अंदर पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास मेन्यू है, ये भी सेम जगह। ये आइकन है, ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने शेड सी इंस्टॉल किया तो उसके साथ लूसिड रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी जो सी साथ आती है, तो ये उसमें से हम आइकन लेंगे। और राइट, अच्छा जी। अ, अब हमने वो हेडर जो है यहाँ पर इंक्लूड करना है। अभी मैं हेडर लिख रहा हूँ तो हेडर कंपोनेंट स्लैश हेडर के अंदर कौन सा हमारे पास हेडर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी बेसिकली मैंने डायरेक्टली हेडर का कोड यहाँ डालने के बजाय उसको एक सेपरेट कंपोनेंट में डाल दिया ताकि थोड़ा कोड क्लीन रहे। तो अच्छा, अभी जो है ना इसका कलर शलर चेंज हो गया है, क्योंकि ये इटसेल्फ अब इस कंटेनर के अंदर नहीं है जो कि पहले बॉडी के अंदर था। तो उसका और कलर था, अब चूंकि वो बॉडी के अंदर है और उसके थीम कलर उसके ऊपर अप्लाई हुए हैं, उसका बैकग्राउंड कलर अभी कोई नहीं है, इस वजह से इसके अंदर ये ऐसे आ रहा है। ऑलराइट, इसका आप वो कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर मैं हेडर के अंदर जाऊँ, CSS में क्लास में कुछ चेंज करना, बीजी प्राइमरी, ये बेसिकली वेरिएबल्स बने हुए हैं। तो बीजी प्राइमरी हमारा डार्क की, और वो इस वजह से कि हमारे पास शेड सीन की मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें कन्फिग्रेशंस आपको नहीं दिखाई जहाँ पर वो करता है। इसमें कंपोनेंट्स और जेसन जो है बहुत अहम है। उसके अलावा हमारे पास एक ग्लोबल CSS के अंदर इसने ग्लोबल वेरिएबल्स अटैच किए और बनाए हुए हैं हर चीज़ की कन्फिग्रेशन के लिए। इसमें कार्ड और उसके बाकी तमाम इनपुट्स हर चीज़ की चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अभी चूंकि मेरे पास पूरे लैपटॉप का डार्क इम्प्लीमेंट हुआ है थीम, तो इस वजह से यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी है CSS की जो कि डार्क को देख के उसके कलर चेंज कर रही है, इस वजह से वो डार्क हो रहा है। इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट इट विल डिफ़ॉल्ट टू द, मैं कोड कोई और चीज़ तो नहीं कर रहा। चेक। ओ राइट, सही है। तो उसका जो एक्चुअल बैकग्राउंड है, अगर मैं बॉडी का देखूंगा तो वो डार्क ही है, इसी वजह से जो है ना वो वेरिएबल मेरे ख्याल में, या प्राइमरी, हाँ बीजी प्राइमरी जो है इस टाइम ब्लैक है, इस वजह से वो आ रहा है। अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। अभी हम जो चीज़ देख रहे थे, हाँ एक्चुअली, तो लेआउट के अंदर हमने अगर जब हेडर डाल दिया है और अब अगर मैं एक्सपेंस कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ और ये राउट बेसिकली चेंज हुआ है। इस राउट को कैसे, अगर किसी को नहीं पता कि चेंज करना है, तो इस पेज जो कि हमारा होम पेज है, इसके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट है हमने यूज़ किया हुआ है, लिंक। लिंक, ओ ये दिस इज द लिंक। तो ये बेसिकली HTML की तरह का ही कंपोनेंट है जो कि है ए टैग, जो कि हमारे पास किसी भी वेबसाइट का, HTML के अंदर बनी हुई वेबसाइट का भी लिंक चेंज करने के लिए काम आता है, राइट। तो इसी तरह ही हमने ये लिंक जो सा है नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट है जो कि आपको हेल्प करता है राउट चेंज करने में। तो हमने उसको एक्सपेंस कैलकुलेटर का राउट दिया हुआ है यहाँ पे, और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेंस कैलकुलेटर इस वाले फोल्डर के अंदर जो पेज है वो शो करवाएगा, जो कि हमारे पास
वो ये वाला है। और अब आपने देखे होंगे कि इसके अंदर हेडर भी मौजूद है। अब हम ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन सिंपल, हमारे पास आपने सर्च करना है क्लर्क, क्लर्क जेएस, ठीक है। ये क्लर्क जो है आपको ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन देता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं विद मिनिमल एफर्ट, ठीक है। अगर आप इसके अंदर साइन इन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है। तो अभी हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम जो सा है हम करते हैं जी एक्सपेंस कैलकुलेटर। और ये सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए हमें देगा, बताएगा कि कैसे करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्म आ रहा है जो कि ये प्रेजेंट करेगा। अगर अभी मैं यहाँ से जो है ऑप्शन ऑन करूँगा तो यहाँ पर भी साथ साथ ऑन होते रहेंगे। अभी के लिए उसने 2 ऑन किए हैं, बाकी सारी चीज़ें हम इसके डैशबोर्ड के अंदर से ऑन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 कनेक्ट जो सा हमारे पास 3 ऑथेंटिकेटर्स प्रोवाइडर्स, बेसिकली जो गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये प्रोवाइडर्स हैं। ये प्रोवाइड करता है 3 फ्री में। उसके अलावा आप बाकी जितने सेपरेटली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप पे नहीं करना चाहते तो। और तो अभी जो है ना वो हमें सेटअप का तरीका बता रहा है, तो हमने सेम फॉलो करना है। हमने कॉपी किया npm, हम ये पैकेज है हमारा जो इंस्टॉल होगा, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब वो ये कह रहा है कि ये आपकी जो सी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो आप सेट करेंगे env लोकल के अंदर। तो हमारे पास मेरे ख्याल में ये फाइल नहीं होगी, हमें बनानी पड़ेगी। तो env डॉट लोकल नहीं है हमारे पास, हम एक फाइल बना लेते हैं env.local। और इसके अंदर मैं अपनी वेरिएबल स्पेस कर देता हूँ। अभी कहाँ पर है, तो अपने अपने यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसके बाद वो ये कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर एक फाइल है मिडलवेयर, जो कि तमाम राउट्स को, मिडलवेयर क्या होता है वैसे, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को नहीं पता तो मिडलवेयर जो है, लेट्स से कि आपके पास जो है एक राउट है या एक फंक्शन है, ठीक है। लेट्स से कि 2 फंक्शन है आपके पास, एक ए फंक्शन है एक बी फंक्शन है। और इस फंक्शन के दरमियान में अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, तो ये इन दोनों का मिडलवेयर है। तो ऐसे ही अगर जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी या आपकी एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट आएगी, तो राउट टू द राउट आगे एक फंक्शन के पास होने से पहले, राउटर के बाद, बेसिकली राउटर का काम यह है कि उसने ये देखना है कौन सा फंक्शन रेंडर होना है। अच्छा, इस फंक्शन रेंडर होना है, इस पेज ने इस फोल्डर में जाना है, और इन दिस केस हमारे पास जो है इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो उससे पहले जो है हमारे पास मिडलवेयर जो है कॉल होगा। अभी डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेक्स्ट जेएस जो है मिडलवेयर इंक्लूड नहीं करता, लेकिन ऑन डिमांड अगर हम कोई स्पेशल काम करना चाहें जैसे कि ये, तो हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन आमतौर पे मिडलवेयर के अंदर ही होती है। अगर इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी चूंकि ये सारी चीज़ें जो है ये हम प्रोवाइड कर रहा है, तो हम एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, और वो हमें बता भी रहा है कि कौन सी फाइल के अंदर हमारे पास मौजूद है, कहाँ पर हमने बनाना है, अपडेट मिडलवेयर डॉट टी एस। लेकिन अभी मिडलवेयर जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हमारे पास मिडलवेयर है, मिडलवेयर नहीं, मिडलवेयर नहीं, हम यहाँ पर एक मिडलवेयर बना लेंगे, मिडलवेयर डॉट टी एस। और यहाँ पर हम जो उसने कोड दिया हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि ये एक एक्सपोर्टेड वेरिएबल है, जिसमें जो है वो राउट मैच कर रहा है। इसमें अगर स्किप नेक्स्ट जेएस इंटरनल ऑल स्टैटिक फाइल्स, तो इन सारी फाइल्स को इंक्लूड जो है एक्सक्लूड कर देगा, ये सारी ऑथेंटिकेटेड नहीं होंगी।
लेकिन वो ये कह रहा है कि रन फॉर द एपीआई, तो अगर वो स्लैश एपीआई वाला कोई राउट होगा तो जो सा वो सबसे पहले जो है मिडलवेयर इसके अंदर आएगा। Alright. लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि उसने यहाँ पर एक और फंक्शन एक्सपोर्ट किया है जो आम तौर पर नेक्स्ट.जेएस के अंदर सिर्फ इतना काफ़ी है। एपीआई वाले जो उनसे सारे काम है वो आप जो है इस मिडलवेयर से जो भी आपने मिडलवेयर बीच में बनाना है वो उसके अंदर फंक्शन इंटरप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पर एक और फंक्शन डाला जो कि क्लर्क मिडलवेयर है। इसके अंदर उसका अपना कोड है जो कि चेक करता है बाकी सारी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन वगैरह, JWT कीज़ वगैरह हर चीज़। तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक जॉनसन हम बेसिकली हमने कोई दो चीज़ें पेस्ट की हैं, एक कमांड हमने चलाई है, और अब हम रेडी हैं अपनी जॉनसन ऑथेंटिकेशन प्लेस करने के लिए। ठीक है जी। और अगर मैं अब वो ये कह रहा है कि आपने जो है ना क्लर्क प्रोवाइडर जो है ये सेटअप करना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि एप्लीकेशन जो है ना उसको पता चल सके कि भी हाँ ठीक है ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करनी है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो उसके लिए जो है उसने ये दिया है जी क्लर्क प्रोवाइडर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास पहले से हैं मौजूद, जिसमें HTML बॉडी वगैरह बाकी सारी चीज़ें, साइन इन बटन जो से हैं वो हम बाद में डालते हैं। ठीक है जी। अब ये जो क्लर्क प्रोवाइडर है, हम ये देखते हैं हमारे पास क्लर्क प्रोवाइडर आ गया कि नहीं आ गया। तो लेआउट वाली फाइल के अंदर जाएंगे जो सी पूरी एप्लीकेशन को रैप कर रही है। मुझे जो सी है ऑथेंटिकेशन जो क्लर्क प्रोवाइडर चाहिए वो बॉडी के बाद चाहिए। तो क्लर्क भी हमारे पास क्लर्क प्रोवाइडर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लर्क प्रोवाइडर क्लर्क नेक्स्ट.जेएस के अंदर से आ रहा है। ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर कोई चीज़ आएगी, तो मैं इसको बॉडी को अपनी आंसर अंदर ले जाता हूँ। अच्छा जी, आई थिंक यहाँ तक जो ना हमारा काम जो है वो ये यहाँ तक आया है कि हम एप्लीकेशन को तो पता है ऑथेंटिकेशन है, लेकिन हमें नहीं पता। और अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर चाहूँ तो एप्लीकेशन मेरी अभी भी वैसे ही फंक्शन कर रही होगी। मेरे पास कोई भी राउट अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कोई साइन इन साइन आउट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। तो जी अब ने जो क्लर्क है वो हमें बटन्स भी साथ देता है कि हमने बटन्स भी प्लेस करने हैं। यहाँ पर तो अभी वो ये कहता है कि नाउ विजिट योर ऐप होम पेज, साइन अप, क्रिएट योर फर्स्ट यूज़र। अभी हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हैं वो हम देखते हैं कैसे करनी है। अच्छा जी, हमने बटन प्लेस करना है जाहिर सी बात है साइन इन के लिए, लेकिन और साथ के साथ हमने जो क्लर्क प्रोवाइडर जो सॉरी हमारा एक्सपेंस कैलकुलेटर है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र्स के लिए जब तक वो यूज़र लॉग इन ना। तो हमने अभी हमारे पास एपीआई नहीं है, हमने जो है इसको कर देते हैं एक्सपेंस कैलकुलेटर। तो ये बेसिकली मैच करेगा और उसके हिसाब से जो हमारा फंक्शन है क्लर्क मिडलवेयर वाला वो चलेगा। तो इसको अगर मैं अब विजिट करता हूँ, होम पेज पे आए, नहीं एक्टिवेट हुआ। और how do we did we screw up something? Let's see. ओह, चूंकि हमने ENV वगैरह हर चीज़ डाली है और हमें मेरे ख्याल में एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स डू रीस्टार्ट नाउ। मैं दोबारा सर्वर चलाता हूँ और हमारा ऐप होम पेज पे गया, सब कुछ वैसे ही चल रहा है अभी। हम्म, मेरे ख्याल में मिडलवेयर के अंदर कोई गड़बड़ है अभी हमारे पास, तो इसको चेक करते हैं।
स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखा मैंने। So there are a few questions lining up. जी जी Mr. Bilal, I would encourage you to unmute your mic and ask yourself, because आपका question है कि what's the extension name of showing color in CSS file? तो ये मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया. If you could unmute your mic, please. ओके ओके सर सर उसामा। जी जी ओके सर, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी, ये ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड। जी जी जितने भी मैं वेबसाइट्स को विजिट करता हूँ, उसमें लाइक इफ़ आई एम नॉट ऑथेंटिकेटेड, तब भी वो मुझे साइन अप पेज पे नहीं लेकर जाती, वो मुझे लॉगिन पेज से ही रीडायरेक्ट कर देती हैं अपने होम पेज पे। जी। तो इसके पीछे जो लॉजिक होती है, वो नोड जेएस के अंदर ही कोई स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो अटैच कर रहे होते हैं, या कोई ऑथराइजेशन में ये चीज़ें हमारे पास ऐड हुई होती हैं? अच्छा, आई जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन के अगर हम किसी वेबसाइट में जाते हैं और मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तो वो लॉगिन पेज के बजाय मुझे होम पेज पे ले जाता है, ऐसे? यस। जी। तो बेसिकली अभी मैं आपको इसके अंदर भी मिमिक करके दिखा सकता हूँ इस तरह की चीज़, कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड ना हो तो उसे कहाँ भेजना है, साइन पेज पे या उसे होम पेज पे लेके जाना है नो या नो, उसे ऑथेंटिकेट। वो तो मिडिलवेयर का काम है ना, जी कि जी अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो वापस उसको भेज दे लोकल ओ 3000 या जहाँ पे भी उसने भेजना जी जी है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि एक लॉगिन, एक साइन अप, ये दो कंपोनेंट्स हैं, दो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं साइन अप मॉड्यूल को ऐड ही ना करूँ, जस्ट लॉगिन को ऐड करूँ। अगर यूज़र लॉग्ड इन ही नहीं है फिर भी वो लोग साइन अप हो जाए थ्रू लॉगिन के, क्या मे, सर मेरे कुछ? ख्याल हाँ इसको हाँ विजुलाइज नहीं शायद मैं कर पा रहा। अच्छा, अगर हमारे पास सर, ये। बेसिकली गूगल जी डॉट हमने लगा दिया जी लॉगिन पे, जी जी और अब जो यूज़र है वो लॉगिन ही नहीं है, लाइक उस वो साइन अप भी नहीं है, साइन भी नहीं है, वो लॉगिन भी नहीं है। बट अब जी। जो न्यू यूज़र है वो साइन इन होना चाह रहा है थ्रू गूगल के, बट वो हम्म पेज पे है। हम्म अब मैंने उसको साइन इन करवाना है थ्रू लॉगिन पेज के, बिकॉज मेरे पास साइन अप पेज ही नहीं है। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, बिकॉज बैकएंड में तो मुझे तो गूगल ऑथेंटिकेशन में मुझे गूगल देता है इमेज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका ईमेल। ठीक है। अच्छा, उसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर एक, अगर आपके पास अगर आप गूगल प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप अगर तो वो यूज़र साइन इन नहीं है ऑलरेडी या साइन अप भी नहीं है, ठीक है, तो आपको गूगल फिर भी आपको वो जो है ना उसका उसको साइन अप करके आपका डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो आपने उसमें ये चेक करना है सबसे पहले कि आपके पास वो यूज़र पहले से आपके, अगर आप कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए, तो आपने चेक करना है कि यूज़र मौजूद है या साइन अप था पहले या नहीं था, ठीक है। तो अगर तो वो लॉगिन से ही साइन अप करता है तो दैट्स आल्सो फॉर द गूगल प्रोवाइडर सेटअप, इट्स फाइन कि वो साइन अप होना चाहिए, बस वो एप्लीकेशन के अंदर साइन इन होना चाहिए। लेकिन अगर आप के पास दो सेपरेट पेजेस हैं और अगर आप उसको फॉलो करवाना चाहते हैं तो आप जो है ऑन लॉगिन आप यूज़र चेक कर सकते हैं बाय ईमेल के भी, वो ऑलरेडी अगर तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको साइन अप पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं। ओके सर, तो सर अकॉर्डिंग टू यू डज कौन सी दैट मेक सेंस? कुछ है कि हम दो पेजेस बनाए लॉगिन का और साइन अप का, या एक ही पेज बनाए लॉगिन का और उसके नीचे वो सोशल प्रोवाइडर्स ऐड कर दें? आप दोनों तरीके से उसको लेके चल सकते हैं, ज़्यादा सेट के अगर आपके पास दो पेजेस हैं और आप उस यूज़र को जो है वो फॉलो करवाना चाहते हैं वो दो पेजेस, तो आप साइन इन वाली फंक्शनैलिटी के अंदर चेक करना पड़ेगा कि यूज़र अगर ऑलरेडी साइन अप है तो आप ऑलरेडी साइन अप है तो आप उसको लॉगिन होने दें, अगर वो साइन अप नहीं है तो उसको साइन अप पेज पे रीडायरेक्ट करता है। ओके सर। सर एंड्र क्वेश्चन था मेरा कि वाई वी यूज टाइप स्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तो हमारे पास JS डॉक्स आती हैं। अच्छा, बिल्कुल आती हैं, जीएस डॉक्स आती हैं।
इफ आई से कि यहाँ पर, बाय द वे, जेएस डॉक्स आपको रियल टाइम लेंडिंग देती? नो। बिल्कुल। तो रियल टाइम लिंटिंग और उससे पहले आपको कंपाइल करने से पहले एरर नहीं देती, यस। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट आपको देती है। बट सर बात तो वही है कि टाइपस्क्रिप्ट ने भी बिल्ट तो जेएस की ही बनानी है। हाँ, हाँ, वो इस वजह से जावास्क्रिप्ट की बिल्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वेब ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट की समझ नहीं आती। यस। तो वेब ब्राउजर ने जावास्क्रिप्ट ही देखनी है, तो वो ये टाइपस्क्रिप्ट जो सी यूटिलिटी है वो डेवलपर्स के लिए बनाई गई है, यूजर्स के लिए नहीं बनाई गई। चूंकि वेब ब्राउजर के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलनी है और कोड करने वाले को पता होना चाहिए कि मैं पहले कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा कोड लिखते टाइम पे। तो ये बेसिकली डेवलपर यूटिलिटी है रेदर देन के कोई आप कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओके सर, ओके। ऑलराइट, अच्छा, हम जो है ना इसी मसले के अंदर फंसे हुए थे, बस हम इसको फिक्स करेंगे। यही बेसिकली हमारी लर्निंग पार्ट यही है कि हमारे साथ हुआ क्या है अभी। एक्सपेंस कैलकुलेटर के अंदर के साथ हमारे पास जो है वो इसको साइन अप के ऊपर चला जाना चाहिए था या साइन इन के ऊपर चला जाना चाहिए था। वो हम देख रहे हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और अच्छा जी, मिडलवेयर हमने बनाया। मेरे ख्याल में हमने मिडलवेयर ही गलत जगह पे बनाया। लेट्स सी के वेयर डू वी वांट टू हैव, वेयर द नेक्स्ट जेएस मिडलवेयर एग्जिस्ट। नेक्स्ट जेएस मिडलवेयर, राउटिंग मिडलवेयर। अच्छा जी, इस पूरी एप्लीकेशन में हमें ये तो पता लगा कि सिर्फ एक ही मिडलवेयर डॉट टीएस होगी और हमने बनाई एक है। ऑलराइट, और हमने इसको बात भी दिया मैचर में। सर मिडिलवेयर को पेज के साथ नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं, पूरी एप्लीकेशन में एक ही मिडलवेयर इसमें होता है, लेकिन बेस्ड ऑन राउट आप जो है डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर अभी हमने सिर्फ एक मिडलवेयर यहाँ पर डाला जो कि मिडलवेयर उसका क्लर्क का मिडलवेयर है, जो कि ऑटोमेटिकली राउट मैच करेगा और उसके अंदर हमें रीडायरेक्ट का ऑप्शन भी दे देगा। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। यहाँ से हम दोबारा जाते हैं और ऐप राउटर। ओ सी, हमने जो है बेसिक फंक्शनैलिटी उसके अंदर जो है हमने बताई नहीं है उसकी अभी कि बेसिकली कौन सा राउट प्रोटेक्ट होगा। तो क्लर्क मिडलवेयर इटसेल्फ हमने फंक्शन तो एक्सपोर्ट किया है, लेकिन हमने उसके डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अभी हमें ये भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है क्लर्क मिडलवेयर, इसको रिमूव करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये दो चीज़ें ये बता रही हैं कि भी जो सा ना ये पब्लिक राउट्स हैं, साइन इन और साइन अप। ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर यूज़ करना चाहूँ लॉगिन या साइन अप सिंपल या रजिस्टर, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जितने भी राउट्स होंगे वो ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगे। लेट्स ट्राई अगेन, एप्लीकेशन। ठीक है, अभी भी जा रहा है।
Accept it. Ooh. Oh, yep. Now we have it. अच्छा, मैं यहाँ पर एक और पब्लिक राउट जो है ऐड कर देता हूँ जो कि स्लैश है। अब जो है हमारे पास काम करना चाहिए इसको। तो हमारे पास अब होम पेज के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो है ना ट्रिगर होनी चाहिए। मिडलवेयर जो है वो हमारा क्लर्क वाली डेवलपमेंट मोड के ऊपर हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया। ये बाय बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसने देखे हमारी एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, लेकिन वो हमारे पास रीडायरेक्ट राउट भी दे रहा है कि जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करूँगा विद गूगल या ईमेल पासवर्ड, तो it should redirect me to my application back। हाँ जी। और अब हमारे पास जो है ना एक्सपेंस ट्रैकर जो है ना यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में, बड़ी क्विकली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास हेडर था जो कि यहाँ पर यहाँ पर डाल देता है प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना क्लर्क के कंपोनेंट हमें देता है जो कि हमारे पास no, not the profile, I think. Uh, Profile. Yep. Let's check। अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन हमारे पास यहाँ पर यूआई कंपोनेंट्स और हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल। ये यूज़र की प्रोफाइल है और ये यूज़र का बटन है। और यूज़र बटन। तो इस क्लर्क को यूज़ करने का फ़ायदा एक और भी है कि हमें इसके ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लर्क मैनेज करें, हम उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तो यूज़र, इसके अंदर एक और मज़े की चीज़ है कि यूज़र बटन, ये मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया, यूज़ कर लिया। अब मेरे पास जहाँ जहाँ पर वो हेडर मौजूद है वहाँ पर हमारे पास ये मेरे प्रोफाइल का लोगो, मेरी इमेज और सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी द गुड थिंग इज़ कि अभी तक हमने कोई डेटाबेस यूज़ नहीं किया, हमने कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की, लेकिन हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और मैं ये सारी यूआई जो अभी आप देख रहे हैं वो सारी जो है क्लर्क प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसको डिज़ाइन करना नहीं पड़ा। इन होम पेज ऑल्सो बिकॉज हेडर इज़ ऑल्सो देयर, तो हमारे पास वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ तो हमारे पास से वो बटन तो चला गया। ये कंडीशनल बेस पे आप क्लर्क इटसेल्फ वो हमें यूटिलिटीज़ और फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, स्टेट्स, कि ये चेक करने के लिए कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो हम जो है वो यूटिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑथ, क्लर्क के अंदर से ऑथ ले रहा है और इससे हम जो है रिटर्न करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर हमारे पास है login or no। There are a lot of these things that I don't actually memorize, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसी को यूज़ कर सकते हैं हम। which is जैसे साइन बटन, साइन अप बटन, यूज़र प्रोफाइल। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाई है बाकी सारी चीज़ें तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा functions, how do we check functions? और बाय द वे जो क्लर्क है वो हमें क्लाइंट साइड जो उनसे फंक्शंस हैं और सर्वर साइड फंक्शंस हैं वो दोनों प्रोवाइड करता है। हम टाइम से ज़्यादा आगे निकल गए हैं। मेरे ख्याल में इसको जो है नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि हम इसको क्लर्क के ज़रिए चेक कैसे कर सकते हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, यूज़र की आईडी कौन सी है और ये बाकी सारी चीज़ें।
क्या ख्याल है? Yes, sir. We can continue it in the next session. श्योर। आज का जो सेशन था उसका फीडबैक जो लोग मौजूद हैं वो ज़रूर दीजिएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, कैसे लेके चलना है। अभी हमारे पास पूरा ऐप, बाय द वे हमारे पास जो एक्सपेंस कैलकुलेटर जो हमने शुरू किया था वो हमने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि दरमियान में हमने वो बहुत सारी चीज़ें एजेंसियाँ बीच में कवर की हैं। तो ये नेक्स्ट उसमें हम जो है एक्सपेंस कैलकुलेटर की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आज के उसमें सिर्फ मैंने जो है फैक्ट्स, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ कुछ टूल्स रिएक्ट और नोड जेएस रिलेटेड लाइक V0 टाइप। जिशान, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। Sir, I think he's asking for tools. जिस तरह आपने बताया था शुरू में V0.ai. हाँ जी, तो हमने आज बेसिकली ये स्टार्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर्स में स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम एप्लीकेशन, या कैसे हम इसको फास्ट पेस कर सकते हैं थोड़ा सा कुछ एक्सटर्नल टूल्स को यूज़ करते हुए। अगर आपका यूटिल बेसिकली यूआई या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंसर्न नहीं है और एप्लीकेशन आप फंक्शनल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जल्दी, तो मेरे ख्याल में एक्सटर्नल टूल्स लाइक दिस क्लर्क ऑथ, जो कि अभी हमने इम्प्लीमेंट किया ऑथेंटिकेशन के लिए, और कुछ यूआई जनरेट करने के लिए हमने V0 यूज़ किया, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमें पूरी यूआई जो है कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ी है। हमारे पास ऑलरेडी अगर हम देखें हमारी एप्लीकेशन में शेयर्ड सीएन के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, तो हमें कुछ डिज़ाइन भी नहीं करना पड़ा है सच। अगर हम उसको कुछ चेंज करना चाहें तो टेलविंड से कर सकते हैं, जो कि कस्टमाइज ऑलवेज अवेलेबल है हमारे लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हमने बेसिकली विद इन और हमने कुछ ना कुछ बना लिया। बेसिकली इसका ऑथेंटिकेशन भी है, और कुछ एक दो पेजेस भी हैं, राउट्स वगैरह हैं, और हमने एक एआई से जो है ना कुछ डिज़ाइन भी बनवाए हैं। तो मेरे ख्याल में बाकी सारी नेक्स्ट सेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम जो है नेक्स्ट जेएस फंक्शनैलिटी के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो हमारा एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस भी इंक्लूड करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस कैसे यूज़ करनी है। और इवन कि आपका अगर एक स्टैटिक ऐप है अगर आप बना रहे हैं तो आप उसको फ्री में डिप्लॉय कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। Munstack worth and unique project ideas. अ, मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट आइडिया अगर जो हो ना, कोई भी अगर आपका यूनिक, तो इट डजेंट मैटर, वो आप किसी भी स्टैक के ऊपर बना सकते हैं, ना सिर्फ वन स्टैक। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है आपको जो एम्पावर कर रहा है ना, कि आप सेम सिंटैक्स, रिएक्ट वाले सिंटैक्स के अंदर बैक एंड फ्रंट एंड लिखें और डेटाबेस इंक्लूड करें जैसे मर्जी, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट ईयर का। ऑलराइट, अच्छा जी, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं आपको, नेक्स्ट संडे मिलते हैं कुछ स्नैक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, sir, and thank you everyone for joining in. Allah Hafiz.